हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट अबाउट केमिकल रिएक्शन। इसके लिए मैं दो केमिकल रिएक्शन यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। दैट फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस क्लोरीन गिव्स सोडियम क्लोराइड। ओके, एक और रिएक्शन में लिख रहा हूँ जैसे कि H2 plus O2 gives 2 times H2O. ओके, तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? द प्रोसेस द प्रोसेसेस द प्रोसेसेस द प्रोसेसेस द प्रोसेसेस इन विच न्यू सबस्टेंसेस with new properties are formed। देखिए, न्यू सबस्टेंसेस with new properties are formed। Okay, the processes in which new substances with different properties are formed। The properties of new substances are entirely different। The properties of new substances are entirely different from their constituents। Okay, तो कहने का मतलब क्या है कि केमिकल रिएक्शन में नए सब्सटेंस बनते हैं। जो ये नए सब्सटेंस बनते हैं, इनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट होती है फ्रॉम देयर कंस्टिट्यूएंट्स। ये हो गए इस रिएक्शन में, ये न्यू सब्सटेंस, ये हो गए कंस्टिट्यूएंट्स, ये न्यू सब्सटेंस, ये हो गए कंस्टिट्यूएंट्स। अब देखिए कैसे। सोडियम जो है इट्स अ पॉइजनस, ठीक है, एक बार मुंह में हमने लिया तो धमाका हो जाएगा। क्लोरीन पंजेंट स्मेलिंग गैस है, बिल्कुल इंसान बेहोश हो सकता है। सोडियम क्लोराइड देखो, उसकी डिफरेंट अलग प्रॉपर्टी है बिल्कुल। इसको हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, ठीक। सोडियम को हम खा सकते हैं सब्जी के साथ, चाय के साथ, ठीक है। तो हो गया ना इसका डिफरेंट। जो न्यू सबस्टेंस है, इसकी बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टी है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ये न्यू सबस्टेंस है, इसकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टी होनी चाहिए फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। देखिए कैसे। हाइड्रोजन गैस जो ही हम उसको ओपन रखेंगे, इट केट्स फायर स्पॉन्टेनियसली, ठीक है। ऑक्सीजन तो ठीक है, इट हेल्प्स इन बर्निंग। अब वाटर को देखिए, वाटर तो बर्न नहीं होता है, ना वो जलने में मदद करता है, ठीक। तो न्यू सबस्टेंस जो है, इसकी बिल्कुल अलग प्रॉपर्टी है फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट्स। ओके, तो ये हो गया केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन। अब हमारा आगे है दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। अब ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? अगर हमारे पास किसी केमिकल रिएक्शन का स्टेटमेंट है, जैसे कि हमारे पास एक स्टेटमेंट है, जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो इसी स्टेटमेंट, केमिकल रिएक्शन का जो है हमारे पास एक स्टेटमेंट है, इसको अगर हम फार्मूलाज और सिंबल्स की शक्ल में हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन in the form of symbols and formulas of different reactants and products। यानी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैं, उनकी जगह अगर हम सिंबल्स और फॉर्मूला लगाएंगे तो वो बनता है हमारे केमिकल इक्वेशन। जैसे कि जिंक रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, तो जिंक की जगह इसका सिंबल और सल्फ्यूरिक एसिड की जगह उसका फॉर्मूला, तो फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। तो ये हमने एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट किया इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज। तो ये हमारे लिए बन गया केमिकल इक्वेशन। अब इस केमिकल इक्वेशन, दिस इज केमिकल इक्वेशन। आगे जाके हमें पढ़ना है व्हाट अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। यानी अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो क्या क्या चीजें हो सकती है, ठीक है। एक केमिकल रिएक्शन हो सकती है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है, और एक केमिकल रिएक्शन के होते होते क्या चीजें, उसके साथ क्या क्या चीजें हो रही होंगी, जिनको हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें सबसे पहले है इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी अगर कोई रिएक्शन हो रही है वहां क्या हो सकता है, गैस निकल सकता है। जैसे कि अगर हम देंगे जिंक प्लस H2SO4, ये बनाएगा जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। जो हमने देखा है कि केमिकल रिएक्शन के दौरान गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो सकता है। ठीक, दूसरा है प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, पीपीटी फॉर्मेशन। अगर प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है, अगर प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक, जैसे कि अगर हम लेंगे लेड नाइट्रेट PbNO3, इसको पोटेशियम आयोडाइड के साथ PbI2 की प्रेसिपिटेट बनेगी, पीबी लेड आयोडाइड की प्रेसिपिटेट बनेगी, साथ में आपको बनेगा पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक, तो ये हो गया हमारे लिए प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। ये वो रिएक्शन है जिसमें प्रेसिपिटेट बन रही है। पहला करेक्ट इवोल्यूशन ऑफ गैस, दूसरा प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, तीसरा कलर चेंज। केमिकल रिएक्शन हो रही है तो कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक, कलर चेंज, जैसे कि अगर हमने लिया Fe, आयरन, Fe प्लस कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का कलर क्या होता है, ब्लू। जो ही हमने उसमें आयरन डाला तो जो ब्लू कलर है गायब हो जाएगा ऐसा ऐसे, तो रेड कलर आपको दिखेगा। तो यहाँ पे बनेगा FeSO4 और कॉपर बाहर। ठीक, अगला जो है इसमें अगली कैरेक्टरिस्टिक जो है, पहला हमने देखा इवोल्यूशन ऑफ गैस, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन, कलर चेंज, चेंज इन टेम्परेचर। एक केमिकल रिएक्शन के दौरान टेम्परेचर भी चेंज हो सकता है। ठीक, चेंज इन, कैसे, अगर हीट निकलेगी या हमें हीट देनी पड़ेगी। ओके, जैसे कि कैल्शियम प्लस वाटर। ठीक है, आपने कैल्शियम लिया, एक बीकर में वाटर डाला तो बीकर को हाथ लगाओगे गर्म हो गया होगा। ठीक, कैल्शियम लोगे, पानी डालोगे, एक बीकर में आपने कैल्शियम लिया होगा, वाटर डालोगे, बीकर को टच करोगे, वो गर्म हो गया होगा क्योंकि हीट निकलेगी। ठीक, दिस इज चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन स्टेट भी हो सकता है, चेंज इन स्टेट। एक केमिकल रिएक्शन हो रही है तो क्या हो सकता है, चेंज इन स्टेट। रिएक्टेंट का अलग स्टेट में आप पाओगे और प्रोडक्ट को अलग स्टेट में पाओगे। ठीक, जैसे कि आपने लिया NH3 गैसियस स्टेट में, क्लोरीन गैसियस स्टेट में, आपको बन गया अमोनियम क्लोराइड, सॉलिड स्टेट में है NH4Cl। ठीक, चेंज इन स्टेट भी आप देख रहे हो किसमें, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ओके, तो आगे हम पढ़ेंगे व्हाट अबाउट बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल। बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन या बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एंड अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक केमिकल रिएक्शन को हम कैसे कब बोलेंगे ये बैलेंस्ड है, और एक केमिकल रिएक्शन को अब हम कब बोलेंगे ये अनबैलेंस्ड है। देखिए बैलेंस्ड, अगर हमारे पास है जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2। अब देखिए अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनके एटम्स बराबर होने चाहिए, चाहे हम लेफ्ट साइड देखेंगे या राइट साइड देखेंगे। ठीक, अलग अलग एलिमेंट्स जो, जैसे कि इसमें एलिमेंट है जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, इन तीनों के एलिमेंट जो है वो बराबर होने चाहिए, राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी। देखिए लेफ्ट साइड जिंक 1, राइट साइड जिंक 1,
हाइड्रोजन जिंक साइड 2, लेफ्ट साइड 2, राइट साइड 2, सल्फर लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 1, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड 4, राइट साइड भी 4, इसको बोलेंगे बैलेंस्ड। ठीक, अब अनबैलेंस्ड जैसे कि H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब देखिए यहाँ से हाइड्रोजन 2, यहाँ से भी 2, मगर यहाँ से ऑक्सीजन 2, यहाँ से 1 ही, दैट मींस अनबैलेंस्ड, क्योंकि हर एक एलिमेंट की एटम्स राइट और लेफ्ट साइड बराबर नहीं है। अब हमें क्या करना होता है, हमें एक केमिकल रिएक्शन को या केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना होता है, इसको हम बोलेंगे बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन या बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, जैसे कि हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जैसे कि Fe प्लस वाटर। ठीक, तो जब भी मेटल वाटर के साथ गैस निकलेगा तो ये बनाएगा Fe3O4 प्लस H2 गैस। ठीक है, करना क्या है, मैंने बोला बैलेंसिंग, हमें यहाँ से जितने एटम्स होने चाहिए उतने यहाँ से भी होने चाहिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड आपस में बराबर होने चाहिए। वो कब होगा, जब आयरन यहाँ से भी बराबर और यहाँ से भी, हाइड्रोजन यहाँ से भी उतने जितने यहाँ से, ऑक्सीजन यहाँ से भी उतने जितने यहाँ से। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें यहाँ से सिंबल को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, चाहे जो भी काम होगा, जितना वो काम होगा उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, जैसे कि आयरन यहाँ से 1 है, यहाँ से 3 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आगे हम क्या देखेंगे, पहले हम एटम्स देखेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है या कौन कौन सा एटम प्रेजेंट है। देखिए, एक तो हमारे पास आयरन है, एक तो हमारे पास ऑक्सीजन है, एक तो हमारे पास हाइड्रोजन है। अब हम दो साइड लेंगे, लेफ्ट एंड राइट। ठीक, ये हमारा हो गया LHS, ये हो गया हमारा RHS। अब इक्वेट करो, हमें इक्वेट करना, इन दोनों साइड को इक्वेट करने की कोशिश करना है, ये साइड और ये साइड आपस में वो कब होगा, देखो लेफ्ट साइड आयरन, देखिए लेफ्ट साइड आयरन कितना है, लेफ्ट साइड हमें आयरन कितना है LHS RHS, लेफ्ट साइड 1, राइट साइड 3, तो मल्टीप्लाई करो 3 से, हो गया बैलेंस आयरन। ठीक, हो गया आयरन बैलेंस। अब आगे आगे जाके हीटर ट्रायल मेथड से एक हो गया, दूसरा करो, नहीं बैलेंस हो फिर से करो। ठीक, अब आगे जाके हमें ऑक्सीजन देखने होंगे। ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ से देखो 1, लेफ्ट हैंड साइड यहाँ 4, तो इस 1 को 4 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ से है 1, इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, हो गया 4 ऑक्सीजन। बार ये करने पे हमारे क्या हो गया, जो हमारे यहाँ से हाइड्रोजन 2 थे, यहाँ से हमारे हाइड्रोजन 2 थे। ठीक, यहाँ से 2 थे, यहाँ से हमारे हाइड्रोजन 2 थे। ठीक, वो क्या हो गया, 4 मल्टीप्लाई करने पे वो 8 बन गए। ठीक है, 8 बन गए। ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गए 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ से 4 ऑलरेडी था। अब 2 into 8, ठीक, 2 into 4 इज इक्वल टू 8, इसको 8 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये भी 8, 3 4 8, 3 4 8 हो गया बैलेंस। ओके, तो आगे एक और चीज आप जिससे आपको और आसानी होगी, सबसे पहले आप मेटल करो बैलेंस, उसके बाद नॉन मेटल, वो भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बगैर जो नॉन मेटल होगा उसको बैलेंस करो, फिर आप करो बैलेंस क्या, ऑक्सीजन बैलेंस कैसे करोगे, वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे उतने जितने आपको हाइड्रोजन कम पड़ेंगे। ठीक, तो या तो ऑक्सीजन बैलेंस करने के बाद हाइड्रोजन खुद ब खुद बैलेंस होगा, वरना तो लास्ट में आप क्या करो बैलेंस हाइड्रोजन,
वाटर ऐड करने पे ऑक्सीजन बैलेंस होंगे, साथ में हाइड्रोजन भी बैलेंस हो सकते हैं, वरना नहीं होंगे तो हाइड्रोजन को अलग से बैलेंस करो। ठीक, पहले मेटल, नॉन मेटल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बगैर, उसके बाद ऑक्सीजन बैलेंस करो, उसके बाद हाइड्रोजन। ठीक, एक और मैं लिख रहा हूं जैसे कि Mg3N2, ठीक, प्लस वाटर गिव्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया NH3। ये देखो मेटल को बैलेंस करो, मैग्नीशियम 3 है, यहाँ से 3, ठीक, उसके बाद ऑक्सीजन 3 2 जार, ये ऑक्सीजन है ना यहाँ पे, 3 2 जार 6, तो इसको 6 बनाओ। मगर हाइड्रोजन कितने हो गए, सॉरी, पहले मेटल को बैलेंस करो, पहले मेटल्स को बैलेंस करो, मैग्नीशियम यहाँ से 3, यहाँ से भी 3, फिर नॉन मेटल जो हाइड्रोजन वो क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इस इक्वेशन में नॉन मेटल है, मगर बाद में ऑक्सीजन भी है और हाइड्रोजन, आपको उसको नॉन मेटल को करना है जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद यहाँ पे 2, यहाँ पे भी, यहाँ पे अमोनिया था NH3, इसको 2 हो गया नाइट्रोजन, और मेटल भी हो गया, और नॉन मेटल कौन सा, मैग्नीशियम बैलेंस हो गया, नॉन मेटल कौन सा, नाइट्रोजन। मेटल मैग्नीशियम हमने बैलेंस किया, नॉन मेटल में हमने नाइट्रोजन बैलेंस किया, और अब हमें क्या करना है बैलेंस, ऑक्सीजन 3 2 जार 6, तो यहाँ पे एक ही है तो 6 से मल्टीप्लाई करने पे वे 6 बन जाएंगे। ठीक, अब हाइड्रोजन देखो, 6 2 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 2 जार 6, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6, 6 + 6 12, इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें 6 हो गया 12 हाइड्रोजन, यहाँ से भी 6 2 जार 12, मेटल भी, नॉन मेटल भी, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। ठीक, अब आगे हमें पढ़ना है इसमें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले इसमें आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलेंगे, मिलके एक बनाएंगे, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि कैल्शियम प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसमें तो एक एलिमेंट है, एक कंपाउंड है, एलिमेंट और कंपाउंड ने मिलकर कंपाउंड बनाया। ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स H2O, यहाँ पे एलिमेंट कंबाइन हो गया, एलिमेंट से तो क्या बनाया, कंपाउंड। ठीक, आगे NH3 NH3 प्लस HCl use NH4Cl, इसमें कंपाउंड कंपाउंड अगेन कंपाउंड। ठीक, तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम देखेंगे इसका अपोजिट, दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल कंपाउंड, when a single compound breaks into 2 or more simpler substance is called a decomposition reaction. Single substance breaks, decompose into 2 or more simpler substances, इसमें एक सिंगल कंपाउंड 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सबस्टेंस में ब्रेक होता है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, हीट किसमें ब्रेक होगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन का क्या है कि हमें हीट देनी पड़ेगी अलग अलग फॉर्म्स में। ठीक, जैसे कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन कब होगी, जब हम हीट देंगे, ठीक है, जब हम एनर्जी देंगे। ठीक, जब हम एनर्जी देंगे,
एनर्जी देंगे। कब कब? या तो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, या इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमें एनर्जी देनी, डिकम्पोजिशन के लिए हमें एनर्जी देनी होगी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या इन द फॉर्म ऑफ हीट, या इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। जब हम डिकम्पोजिशन करेंगे बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। हीट देने पे डिकम्पोजिशन करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सनलाइट देंगे तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, या तो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी देनी पड़ेगी डिकम्पोजिशन के लिए, इन द फॉर्म ऑफ हीट देंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एनर्जी देनी पड़ेगी डिकम्पोजिशन के लिए, एनर्जी देंगे इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट तो हो गया फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन हम बोलेंगे इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल एंड फोटोकेमिकल। इलेक्ट्रोलिटिक, थर्मल, फोटोकेमिकल। इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, वाटर ले लो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करो, क्या होगा? वाटर का ब्रेक डाउन होगा, दो गैसेस बने, एक तो हाइड्रोजन गैस, एक तो ऑक्सीजन गैस। ठीक, किस रेशियो में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनेंगे? 2:1 रेशियो में। एक बीकर में अगर 2 लीटर बनेंगे हाइड्रोजन के, दूसरे बीकर में ऑक्सीजन का 1 ही लीटर। ठीक, अगर 1 लीटर में हाइड्रोजन के 8 लीटर बन गए होगे, सॉरी, अगर एक बीकर में हाइड्रोजन के 8 लीटर बन गए होगे, दूसरे बीकर में ऑक्सीजन के 4 लीटर बन गए होगे 2:1 रेशियो में। तो ये होगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। एक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन आप कर रहे हो, एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी तो ब्रेक डाउन होगा। ठीक, एक सिंगल कंपाउंड सिंपल सबस में ब्रेक हो गया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जैसे कि आपने लिया लेड नाइट्रेट, हीट आपने दी, ठीक, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो क्या बनेगा? PbO, लेड ऑक्साइड, NO2 एंड O2। एक सिंगल कंपाउंड सिंपल सबस्टेंस में ब्रेक हो गया, हीट देने पे इसको बोलेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब आपको एनर्जी देनी है एक कंपाउंड को डिकम्पोज करने के लिए, मगर एनर्जी आप दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट, तो उसको बोलेंगे हम फोटोकेमिकल। जैसे कि AgBr, AgCl, सनलाइट। ठीक, तो यहां से क्या बनेगा? Ag4Br2। ठीक, Ag 2 times and Cl2। ओके, तो ये होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे हमें क्या है? आगे हमें है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? एक को अपनी जगह से डिस्प्लेस करना है, यानी व्हेन इन ए कंपाउंड मोर रिएक्टिव एलिमेंट
more reactive when in a compound more reactive element displace less reactive element, then it is called displacement reaction. जैसे कि अगर हम लेंगे जिंक प्लस कॉपर सल्फेट, यहाँ जिंक मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक को अपनी जगह, कॉपर को अपनी जगह से जिंक, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, जिंक को अपनी जगह से हटाएगा, तो क्या बनेगा यहाँ पे, जिंक सल्फेट और कॉपर हट गया, ठीक है। या अगर हम लिखेंगे जैसे कि कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, या इसका अपोजिट अगर हम देखेंगे, इसका अपोजिट नहीं हो सकता, यानी जिंक सल्फेट अगर हम लेंगे प्लस करेंगे हम कॉपर, क्योंकि कॉपर लेस रिएक्टिव है देन जिंक, नहीं जिंक को नहीं हटा सकता है, ये रिएक्शन नहीं हो सकती, ठीक। यानी कॉपर वेसल में आप जिंक सल्फेट को रख सकते हो, कुछ नहीं होगा, मगर जिंक वेसल में आप कॉपर सल्फेट को नहीं रख सकते, क्योंकि वहां हमें कॉपर सल्फेट स्टोर करना है, वहां हमें जिंक सल्फेट बन गया, तो फायदा ही नहीं है स्टोर करने का। ओके, अब देखिए अगली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखेंगे, जैसे कि आयरन लोगे कॉपर सल्फेट के साथ लोगे तो यहाँ बनेगा FeSO4 और बनेगा कॉपर, यहाँ पे आयरन, आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, कॉपर को अपनी जगह से हटा रहा है, ठीक। अब इसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी होगी, तो वो क्या है, जैसे कि पोटाशियम, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ठीक है, फिर लेड और हाइड्रोजन, फिर आपको है कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, गोल्ड एक तो सिल्वर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनम। तो इसमें क्या होता है, कोई भी ऊपर वाला अपने नीचे वाले को डिस्प्लेस कर, जैसे पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस करता है, कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस, मैग्नीशियम अल्युमिनियम को डिस्प्लेस कर सकता है, जिंक आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है, ऊपर वाला नीचे को, किसी भी दो को कंपेयर करो, ये देखो ये दो या तीन को, ये इसको, ये इसको, ठीक। तो दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद हमें है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसको बोलते हैं, when two compounds react exchange their ions to form two new compounds, इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करते हैं, तो रिएक्ट करते करते वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं, ठीक। एक्सचेंज करने के बाद दो नए कंपाउंड्स बनते हैं, उसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, जैसे कि बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस सोडियम सल्फेट NaSO4 gives बेरियम सल्फेट का वाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक। तो आगे हमें बनेगा NaCl, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा वाइट, वाइट PPT। यहाँ देखिए दो कंपाउंड ने आपस में रिएक्ट किया, तो उन्होंने आयन्स एक्सचेंज किया, तो दो नए कंपाउंड बने सॉरी। तो देखिए इसको खोल के देखेंगे, दिस इज बेरियम डबल पॉजिटिव, क्लोरीन नेगेटिव, सोडियम डबल, सोडियम पॉजिटिव, सल्फेट माइनस, ठीक। क्या हो गया, ये बन गया बेरियम सल्फेट, Ba डबल पॉजिटिव SO4 -2 प्लस Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। ये देखिए सोडियम की जगह सोडियम हट गया, बेरियम आया, ठीक है, बेरियम की जगह सोडियम एक्सचेंज हो गया ना आयन उसका, ये इसकी जगह और ये उसकी जगह, ठीक। दो कंपाउंड्स ने रिएक्ट किया, एक्सचेंज आयन का एक्सचेंज हो गया, दो नए कंपाउंड्स बन गए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक।
और एग्जांपल अगर आपको देने होंगे जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 plus sodium chloride gives AgCl plus NaNO3। ठीक, जो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आगे हमें है करोजन एंड रेंसिडिटी। ओके, पहले हम देखेंगे करोजन। ये किन का हम बोलते हैं? मेटल्स का। ठीक है, मेटल्स का क्या होगा? ईटिंग अप ऑफ मेटल्स। ईटिंग अप, फिर क्या होगा इनका? कन्वर्जन। फिर वो मेटल्स नहीं रहेंगे, कन्वर्जन इनका होगा इनटू ऑक्साइड्स, सल्फेट्स, सल्फाइड्स। मेटल्स को आपको एक्सपोज करना हो तो एक्सपोज हो जाएंगे, क्योंकि एयर के साथ वक्त मेटल को वैसे पड़े रहेंगे तो एयर तो है ही, साथ में ही मॉइस्चर। आप आयरन को या मेटल्स को ऐसे पड़े रहेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? उनका सामना होगा एयर से, मॉइस्चर से। एक बार मेटल्स का सामना होगा एयर और मॉइस्चर से, वो क्या, उनका क्या होता है? ईटिंग ऑफ मेटल्स ऑन एक्सपोजर विद एयर मॉइस्चर को हम बोलेंगे करोजन। ईटिंग ऑफ मेटल्स on exposure with air moisture and get converted into oxides, sulfates and sulfides is called a deterioration of metals या स्लो डिग्रेडेशन ऑफ मेटल्स। आहिस्ता आहिस्ता मेटल्स का खत्म होना। वो कब खत्म होंगे? खुद ब खुद हो, जब इनका सामना एयर और मॉइस्चर के साथ होगा, उसको बोलते हैं हम करोजन। सबसे पहले करोजन में आता है जो सबसे ज्यादा मेटल यहाँ पे यूज होता है, उसको बोलते हैं हम आयरन। और आयरन के करोजन को हम बोलते हैं रस्टिंग। ठीक है, जब आयरन पे रंग लगेगा ना, उसको हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, इन्हें करोजन ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन को ही हम बोलेंगे। ठीक है, यानी रस्टिंग ऑफ आयरन मींस करोजन ऑफ आयरन। ठीक, क्या एयर आपने लिया, एक बार इसका सामना हो गया ऑक्सीजन के साथ और मॉइस्चर, यानी मॉइस्चर मींस वाटर। ठीक, तो उसकी हालत बिगड़ जाती है, तो जिसको हम बोलेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी Fe2O3 x टाइम्स H2O। ठीक, 4 3 2 and 2, इसको बोलते हैं रस्ट। ठीक, साथ में ही हम दिखाएंगे, जैसे कि अगर मैं लूंगा सिल्वर Ag प्लस H2S, इसका बनेगा, सिल्वर का हालत बिगड़ जाएगा तो बनेगा Ag2S। सिल्वर रहा ही नहीं, दूसरा कुछ बन गया। ठीक, मेटल अपनी हालत में रहा ही नहीं। ठीक, कॉपर को वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या बनेगा?
CuCO3 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 CuOH फोल्डर। ठीक, तो यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा कॉपर प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CuCO3 CuOH वोल्टर। ये फॉर्मूला में भी आ सकते हैं, ये और ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ठीक, अगेन हमारा अब है रेंसिडिटी। देखो वो वाले फूड्स जिनमें एक तो होगा ऑयल, एक होगा फैट, उनकी जब ऑक्सीडेशन होगी, इन्हें ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स की जब होगी ऑक्सीडेशन, इन्हें ऑक्सीडेशन ऑफ oils and fats containing in food to form unpleasant smell producing substances is called rancidity। यानी the oxidation of oils and fats containing in a food to produce unpleasant smell, unpleasant flavor in food is called rancidity। यानी खाना आपके पास है, ऑयल और फैट इसमें है, एक बार ऑयल ऑक्सीजन की कांटेक्ट में वो फूड आया जिसमें ऑयल और फैट, तो ऑयल और फैट की ऑक्सीडेशन होगी, वहां से कुछ चीजें ऐसी बनेंगी जिनकी गंदी स्मेल आती होगी। ठीक है, तो अनप्लेजेंट स्मेल, अनप्लेजेंट फ्लेवर। ठीक है, तो वो हम क्या बोलेंगे, वो फूड अब हो गया खराब, उसको बोलेंगे रेंसिडिटी। अब रेंसिडिटी को बचाने के लिए आपको क्या करने हैं, एयर टाइट कंटेनर लेने हैं, आपको एयर टाइट कंटेनर लेने हैं आपको। एक बार आपको स्टोर करना है फूड विद नाइट्रोजन। देखिए, अगर आपने फूड लिया, फॉर एग्जाम्पल एक चिप्स का पैकेट आपने लिया, इसमें आपने चिप्स भर दिए, कुछ जगह खाली है जो एयर ले सकता था, मगर आपने ऑलरेडी वहां पे नाइट्रोजन भरा है, आप एयर के लिए जगह ही नहीं, तो वो फूड सेव हो गया। एक बार आपने चिप्स लिया, कुछ जगह वहां पे खाली, क्योंकि सारे पैकेट में आप तो चिप्स नहीं बन सकते हो, कुछ ना कुछ स्पेस रहेगी एयर के लिए, और वो स्पेस ऑलरेडी अपने नाइट्रोजन से भरी है, अपने ऑक्सीजन के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है खराब करने के लिए, तो बच गया। एयरटाइट कंटेनर, स्टोर फूड इन नाइट्रोजन। ठीक है, और आपको रेफ्रिजरेटर में फूड को स्टोर करना होगा। ये सारी चीजें आप करने के बाद आप फूड को रेंसिडिटी से बचा सकते हो। दैट वाज ऑल अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ इक्वेशन, जो 10th का पहला यूनिट है। तो इसको आप अच्छी तरह से करोगे तो आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन जो आ सकता है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, एक दो को दे सकता है अलग से भी, जैसे कि डिकम्पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आमतौर दे सकता है। अलग से आपको एक और रिएक्शन जहाँ जो ये है रिडॉक्स रिएक्शन, वो अलग से देख सकता है। रिडॉक्स रिएक्शन, इसमें क्या आता है, एक तो ऑक्सीडेशन, एक तो रिडक्शन, ये अलग से आ सकता है रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम देखेंगे व्हाट अबाउट ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। देखिए, ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन का ऐड हो जाएगा ऑक्सीजन, तो हम बोलेंगे इसको ऑक्सीडेशन। या उसका बाई अगर निकल गया है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन,
एक बाई ऐड हो गया, ऐड हाइड्रोजन ऐड हो गया तो रिडक्शन, या उसका बाई रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे रिडक्शन। ठीक, देखिए कॉपर 2 टाइम्स O2 CuO, तो ये देखिए इस रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन का ऐड। ठीक, अब देखिए CuO 2 टाइम्स कॉपर और ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन क्या होता है, रिमूव, इसमें ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, इसमें ऑक्सीजन का ऐड होता है। ऑक्सीजन का ऐड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन। ओके, अब साथ साथ देखेंगे क्योंकि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग तो होती ही नहीं, साथ साथ होती है। जैसे कि CuO plus H2 gives Cu plus H2O। ये देखिए इसमें ऑक्सीजन है, इसमें नहीं है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया ऑक्सीडेशन, यानी इसमें हो गया रिमूवल ऑफ, इसमें हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलेंगे हम रिडक्शन। ठीक, इसमें ऑक्सीजन था नहीं तो इसमें है, तो ऐड हो गया, यहां से यहां तक इसमें ऐड हो गया, क्या हो गया, ऐड ऑक्सीजन, इसको बोलेंगे हम ऑक्सीडेशन। अब देखिए एक दो टर्म और है, जैसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज करता है, खुद होता है वो रिड्यूस, दूसरे को करता है, अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद क्या होगा, रिड्यूस हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट दूसरे को जो करता है उसका अपोजिट उसको खुद को होता है, दूसरे को करेगा रिड्यूस, खुद क्या होगा, ऑक्सीडाइज। ये देखिए ये है, ये हो गया खुद रिड्यूस, यानी हम लिखेंगे पहले ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है H2O। ठीक, और रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, रिड्यूस्ड सब्सटेंस, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, H2। रिड्यूस्ड सब्सटेंस कौन है यहाँ पे, रिड्यूस्ड CuO। ठीक, अब देखिए ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जिसको खुद को होगी ऑक्सीडेशन, खुद को होगी, दूसरे को रहेगा रिड्यूस, खुद को होगी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस ऑक्सीडाइज अनदर सब्सटेंस, और खुद होगी उसकी रिडक्शन। रिड्यूस सब्सटेंस क्या करता है, दूसरे सब्सटेंस को करता है रिड्यूस, खुद होती है इसकी ऑक्सीडेशन। ठीक, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस दूसरे को करता है, दूसरे को ऑक्सीडाइज सब्सटेंस दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। ठीक, तो खुद को क्या होती है उसकी, तो दैट मीन्स CuO जो है, ठीक है, खुद होती है इसकी रिएक्शन। ठीक है, दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज। ठीक, तो ये हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी सब्सटेंस रिड्यूस्ड जो है इसको मानेंगे हम रिड्यूसिंग एजेंट, और सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड जो है उसको हम मानेंगे रिड्यूसिंग एजेंट। इसमें CuO जो है क्योंकि खुद होती है इसकी रिडक्शन, मतलब दूसरे को करता है ऑक्सीडाइज, तो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, जिसको खुद क्या होगी उसको रिडक्शन। ये देखिए रिडक्शन, इसको खुद को होती है रिडक्शन, बट इसको दूसरे को करता है ये ऑक्सीडाइज। अब ये खुद तो होता है ये ऑक्सीडाइज, मगर दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस, खुद तो होता है ये ऑक्सीडाइज, दूसरे को करता है रिड्यूस, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। होप यू अंडरस्टूड, थैंक यू।